रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। नाम है पंकसा। पंकसा जिसको रचने वाली है पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी। विद्या दीदी कहते हैं हम सब उन्हें, और जिस मुकाम पे वो हैं और उसके बाद भी जितना वो धरती से जुड़ी हुई है, जितना हम सबको कंफर्टेबल करा लेती हैं अपने साथ, जितना हमको वो प्रोत्साहित करती हैं चीजों के लिए, मैं हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करती हूँ इस मंच से। जोरदार तालियां हमारी विद्या दीदी के लिए। और खास बात ये है कि इस बारे में और कुछ आगे मैं बताऊं, पर मैं जब भी देखती हूँ इनको अपने सामने किसी कार्यक्रम में, जितनी अच्छी वक्ता है, जितनी अच्छी लेखिका है, उतनी ही अच्छी श्रोता भी है। बहुत ध्यान से सुनती हैं हम सब जो कुछ भी बोलते हैं। लोक संस्कृति के विविध रूपों में निहित भारतीय परंपरा और संस्कारों को अपने शब्दों और अभिव्यक्ति के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर रचनाशील हैं पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह जी। हिंदी और अवधि में बहुत कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, कृपया मोबाइल ऑफ कर लीजिए। मुझे बार बार कहते अच्छा नहीं लगता जब ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और बीच में मोबाइल बजे। माफी चाहेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में संयुक्त निदेशक पद से सेवानिवृत्त विद्या दीदी हमेशा ये मानती रही कि हमें सिर्फ अनुवाद का ही काम नहीं, बल्कि सादगी और सहजता से लेखन का भी कार्य करते रहना होगा। 118 से ज्यादा कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 12 कविता संग्रह, 25 लोक साहित्य, 6 नाटक, 10 निबंध संग्रह, 1 साक्षात्कार और बहुत सारी पुस्तकों का संपादन। आकाशवाणी, दूरदर्शन से कार्यक्रमों का प्रसारण निरंतर होता ही रहता है और देश विदेश की 105 से अधिक संस्थाओं से के द्वारा सम्मानित भी हो चुकी हैं। अपनी लोक साहित्य की बात करूं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रचनाएं हैं। लोकमानस, चंदन चौक, पीर पराई, सांठ गांठ, अवध की लोक कथाएं, घर की भाषा घर का भाव, राम कथा इन अपनी फोकलोर, संस्कार गीत, प्रकृति पूजा। पद्मश्री डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी हमेशा ही भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कार की पक्षधर रही हैं। हमारी खुशकिस्मती मंचकृति बहुत बहुत स्वागत करता है, बहुत धन्यवाद देता है हमेशा अपनी लेखिकाओं को। और आज विद्या बिंदु सिंह जी हमारे यहाँ पर हैं और अब वक्त है अपनी दूसरी कहानी आप तक पहुंचाने का। पंकसा। नमस्कार, मैं अमरीश बॉबी। कहानी पंकसा, लेखिका विद्या बिंदु सिंह। अरे सुन रहे हो कान खोलकर? सब देव भावनाएं, कल्पनाएं, ये सब ना फिजूल की बातें हैं। जितनी देर तुम ये सब ऊटपटांग सोचते हो, उतनी देर में कोई ठोस काम करके 4 पैसों की आमदनी कर सकते हो। मेरे भाइयों को देखो, जॉब भी करते हैं और सुबह शाम पार्ट टाइम बिजनेस भी, और उनकी स्थिति देखो। दुनिया येन केन प्रकृति धन और सुख वैभव जुटाने में लगी है, और अब तुम हो अकलमंद, क्या बताओ, ईमानदारी की दुम बने बैठे हो। अरे ईमानदारी नहीं है ये, अकलमंदता है, धोंधोपन है। अगर तुम्हें खुद ना आए तो दूसरे को देख के तो सीख ही लेना चाहिए कि कैसे जीना चाहिए। लोगों में बैठने उठने की इतनी हैसियत तो होनी ही चाहिए ना। मुझे तो मेरी भाभीयों के सामने पुराने कपड़े में जाने में भी इतनी शर्म आती है। अभी पिछले इतवार को भाभी ने
पिक्चर का टिकट मंगवा लिया था। तो तुम्हें अपने कलम कॉपी किताब से ही फुर्सत नहीं है। भाभी ने कितने प्यार से टिकट भिजवाया था, पर तुम्हें तो जरूरी काम याद आ गया। मेरे मायके का बुलावा था ना, इसीलिए। अभी झूठी तुम्हारे भाई बहनों में से किसी ने कहलवा दिया होता ना, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने ऑफिस को भी छोड़कर तुम चले जाते। पर मेरे मायके वाले तो तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाते। क्यों? क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, इष्ट मित्रों को दावत देते हैं, तो तुम कहते हो कि वो वैभव का प्रदर्शन करते हैं। उस दिन मैं भाभी के यहाँ गई तो उन्होंने मेरी बदरंग साड़ी देखकर बोला कि इसे उतार कर भाभी मेरी नई साड़ी पहन लीजिए। लौटते वक्त उन्होंने बोला कि दीदी, ये आप पर कितनी अच्छी लग रही है, आप इसे रख लीजिए। तो मैं उसे पहनकर घर चली आई। वो भी तुम्हें अपमानजनक लगा। अरे तुम खुद दिला नहीं सकते तो कोई दूसरा दे, ये भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं। आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं अपने सारे अरमान दिल में दबाए घुट घुट के मर जाऊं। ये आज सुबह की बात है। सुधा की इन बातों ने मेरी ऐसी स्मृति को पूरी तरह से कुरेद दिया था, जिसे मैं सुधा से जुड़ने के बाद भूलने की कोशिश कर रहा था। वो स्मृति है कल्याणी। दुबली पतली छरहरी, तीखे नैन नक्श, गौर वर्ण की कल्याणी। वो सौम्य आकृति न जाने कब मेरे हृदय के कोने में आकर बस गई। प्रायः मैं ऐसे क्षणों में उसकी छां ढूंढता हूं। एकांत में उसी को संबोधित करके मैं उससे अपना सुख दुख कहा करता हूं। मैं कहता हूं, कल्याणी तुम जहां भी हो सुख में होना। तुम्हारा सुख जानकर बेहद दुख कम हो जाता। मैं तुमसे कभी अपने मन का दुख नहीं कहूंगा। मैं कल्याणी को मीता भी कहता था। आज मैं अपनी सारी व्यथा कहकर अपने मन को हल्का करना चाहता था। हम दोनों एक ही शहर में रहते थे, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया उससे मिलने, ये सोचकर कि न जाने उसके ससुराल वाले कैसे हो और फिर किस रिश्ते का हवाला देकर जाता उसके घर उससे मिलने। लेकिन एक दिन हिम्मत कर ली और चल दिया उससे मिलने, अपने ख्यालों में खोया। और जागा तब जब रिक्शे वाले ने पूछा, बाबूजी जाना कहां है? तब मुझे ध्यान आया कि अरे पता तो मैंने डायरी में लिख रखा है, और डायरी तो मैं घर पर ही भूल आया। मुझे मोहल्ले का नाम याद था, मैंने उसे मोहल्ले का नाम बता दिया और फिर अपने ख्यालों में खो गया। मैं सोचने लगा मीता से कैसे मिला जाए। मैं उसको देखने के लिए घंटों प्रतीक्षा कर रहता था, घंटों। कुछ दिनों बाद मुझे आभास हुआ कि वो भी मुझसे मिलने के लिए उतनी ही बेचैन रहती है जितना कि मैं। धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे के कोने में एक छोटा सा संसार बसा लिया, जिसमें सिर्फ हम दोनों रहते थे, मैं और मीता। मैं एकांत में बैठा अपनी कॉपी पर उसके चेहरे के अलग अलग भावों को व्यक्त करती अलग अलग मुद्राओं को अंकित करता रहता था। एक दिन वो कॉपी मैंने उसे थमा दी। उसे देख मीता का मन भर आया। वो जानती थी सपनों का अंत निश्चित है। उसने पेंसिल से प्रत्येक चित्र पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। जहां मैंने उसकी आंखों में उल्लास भरा था, वहां उसने तो मोटे मोटे आंसू ढलका दिए। जहां मैंने उसकी आंखों में आशा की चमक बिखेरी थी, उसके आगे कल्याणी ने
बड़ा सा शून्य बना दिया। एक चित्र अध्ययनशील कल्याणी का था। उस पर उसने चित्र के सामने खुली पुस्तक पर क्रॉस बना दिया, आंखों पर पट्टी बांध दी, लिखती हुई कल्याणी के हाथ से लेखनी छीनता हुआ एक हाथ बना दिया। उसकी इस प्रतिक्रिया से मैं बहुत चुप हुआ। मैं समझ गया था कि उसे कोई मर्मांतक पीड़ा पहुंची और मेरी इस धारणा की पुष्टि एक हफ्ते के भीतर ही हो गई। उसने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसकी पड़ोस की सहपाठनी ने कक्षा में निमंत्रण पत्र बांटे थे। एक निमंत्रण पत्र पर कल्याणी ने स्वयं कांपते हुए हाथों से मेरा नाम लिखा था और प्रशांत नाम के पूर्व गिरी हुई आंसू की 2 बूंदें न सिर्फ निमंत्रण पत्र पर बल्कि मेरे हृदय पर भी अंकित हो गई थी। उसका विवाह उसके पिता के व्यवसाय में साझेदार एक होनहार सुंदर युवक से हो रहा था। मैंने भी उसकी दुकान से कई बार कपड़े खरीदे थे। मीता को वधू के रूप में देखने की अभिलाषा लेकर मैं विवाह के अवसर पर अन्य साथियों के साथ गया। मैंने देख लिया था, गहनों के भार से लदी कल्याणी का फूल सा हृदय भीतर ही भीतर कसमसा रहा था। वो मुझे भरपूर नजरों से निहार भी नहीं सकी थी। सुधा से विवाह बंधन में बंधने के बाद मैंने नैतिक कर्तव्य मानकर मीता की स्मृति को हृदय से निकालने की पूरी चेष्टा की, पर सुधा के व्यवहार ने उसे सफल नहीं होने दिया। सुधा एक कुशल गृहिणी है, वो घर के कामों में निपुणता के साथ साथ रूपसी भी है, लेकिन मेरे कोमल मन को समझने की शक्ति उसमें नहीं है। मैं चाहता था वो अध्ययनशील बने, पर सुधा को जो किताबों से थोड़ा बहुत लगाव था भी, वो शायद मेरे पुस्तकों के प्रति गहरे लगाव की वजह से कम हो गया था। मैं उसमें कल्याणी की सादगी ढूंढता था और वो नए नए फैशन की ओर आकर्षित होती थी। अपनी सहेलियों के बातें सुन सुनकर वो तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाती थी, सज धज कर रहना चाहती थी और चाहती थी कि मैं जब घर आऊं तो उसके पास बैठूं। लेकिन मैं तो ऑफिस से आने के बाद चाय की चुस्कियों के साथ किताबों में ही व्यस्त हो जाता था। अक्सर वो बताती थी कि उसकी कोई सहेली कहती है कि भाई देखो, मेरे पति तो चाहते हैं कि जब मैं सज धज कर उनकी प्रतीक्षा करती हूं तो वो बहुत खुश होते हैं। वो चाहते हैं कि मैं सज धज कर उनकी प्रतीक्षा करूं चाय पर। कहीं कोई सहेली कहती है कि मेरे पति तो चाहते हैं कि जब मैं ऑफिस से वापस लौट करके आऊं तो तुम मेरे पास बैठा कर, मैं तुम्हारे पास बैठकर अपनी दिन भर की टेंशन दूर करना चाहता हूं। ऐसे में सुधा सोचती है कि मैं तो जब आता हूं तो चाय की चुस्कियों के साथ किताबों में ही खो जाता हूं। काश मैं भी ये कह सकता। धीरे धीरे इन सब बातों से उसकी खींच बढ़ती गई। कई बार वो मेरा ध्यान खींचने के लिए उल्टे सीधे कपड़े पहनती, कई बार उसने खाने में नमक ही नहीं डाला। मैं भी बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप खाना खा लेता था। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज सुबह की घटना ने मुझे अधिक विचलित कर दिया, क्योंकि सुधा ने मेरी ईमानदारी जन्य जिंदगी के अभाव पर चोट की थी। मेरी जीवन संगिनी ने मेरे अभाव के गौरव को ना समझकर मुझे छोटा बना दिया था। आज मैं सुधा की जगह कल्याणी को देखने लगा, और क्यों ना देखूं, क्यों ना देखूं। एक और मन उस अभाव से पीड़ित था, तो दूसरी ओर मेरा मन इन अंतर्द्वंदों से आहत हुआ जा रहा था कि मैं विवाहित हूं, मीता दूसरे की परिणीता है। ये सब अनैतिक है, पाप है, गलत है। मैं इन्हीं सब अंतर्द्वंदों में उलझा हुआ मीता के घर की ओर जा रहा था कि तभी रिक्शे वाला फिर बोला, बाबूजी बता दीजिए कहां जाना है। इस बार मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप उसके रिक्शे से उतरा, उसे पैसे दिए और अकेला ही मीता के घर की ओर चल दी। लेकिन मैं जाऊं तो जाऊंगा, मुझे तो मीता का घर पता ही नहीं।
फिर अचानक से ध्यान आया कि अरे हाँ, इस तरफ तो मेरा एक सहपाठी भी रहता है, क्यों ना उसके घर चलो। मैं उसके घर की तरफ चल दी। उसके घर पहुंचा तो मेरा मित्र शशिधर और भाभी जी मतलब उसकी पत्नी कहीं जा रहे थे। मुझे देखकर मेरा मित्र बहुत खुश हो गया, उसने मुझे गले से लगाया। ये सब देखकर भाभी जी पुलकित हो उठी। वो लोग मुझे प्यार से घर के अंदर ले गए। मैंने कहा अरे आप लोग जहां जा रहे थे प्लीज जाइए, मैं किसी दी और दिन आ जाऊंगा। मित्र तो मित्र ठहरा, बोला हाँ हाँ आ जाना, लेकिन अगली बार मेरी बहन को साथ लेकर आना। इस बार आ गए हो तो अच्छी बात है, तुम भी हमारे साथ चलो। आज तुम्हारी भाभी जी की सहेली की बेटी का जन्मदिन है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। और जानते हो वो कौन है? अरे हमारे कॉलेज वाली कल्याणी। मैं सोचने लगा क्या कल्याणी आज भी वैसी ही होगी, स्वप्निल, अध्ययनशील, छरहरी, तीखे नैन नक्श वाली, या समय और परिस्थितियों ने उसे बदल दिया होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि भाभी जी ने पूछा क्या आप लिखते लिखाते भी हैं, चित्रकारी भी करते हैं? इससे पहले कि मैं जवाब देता मेरा दोस्त बोल उठा, अरे ये हमारे कॉलेज का हीरो था, हीरो। हमारे कॉलेज का कोई भी फंक्शन इसके और इसके गाने के बिना पूरा ही नहीं होता था। भाभी जी तपाक से बोल उठी, अरे तब तो आपको हमारे साथ ही चलना चाहिए, कल्याणी आपके बारे में ही बात करती है। तो वो कहती है कि आप उसके हीरो थे, आपने ही उसे चित्रकारी और कविता कहने के लिए प्रेरित किया है। उसने एक कॉपी में अपनी बेटी के अलग अलग चित्र बनाए हैं और कहा है कि जब आप उससे मिलेंगे तो आपको दिखाएगी। आप चलिए, उसके लिए सरप्राइज होगा। मैं चुपचाप ये सब सुनता रहा, क्योंकि ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरी सोच से परे था। बस घबराहट में कह पाया, नहीं भाभी जी आप प्लीज आप लोग जाइए, मैं फिर कभी चलूंगा। और इस तरह से जाना ठीक भी नहीं लगता है ना। उसके घर में उसकी बेटी का जन्मदिन है और मैं ऐसे ही खाली हाथ पहुंच जाऊं। इतना सुनना था कि भाभी जी तुरंत अंदर गई और एक नया पेन ले आई। बोली आप ये उसे दे दीजिएगा, बहुत प्यारी बच्ची है, कल्याणी के सपनों के एकमात्र साकार है। इतनी धन दौलत के बीच भी कल्याणी का वही सपना अपना और सच्चा धन है। लेकिन मैं अपनी बात पर अडिग रहा। मैंने कहा नहीं भाभी जी आप लोग जाइए, मैं फिर कभी चलूंगा। आप उस बच्ची को मेरी तरफ से आशीर्वाद दे दीजिएगा और वो जो चित्र बनाए हैं ना कल्याणी ने, वो कॉपी आप लेती आइएगा, मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा। भाभी जी को मेरी बात माननी ही पड़ी। वो लोग चले गए। जब वो गए तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं चला गया। अरे एक बार मीता को देख लेता, उसका घर देख लेता। फिर सोचा नहीं ठीक ही किया, उसके आगे कहीं मेरी कमजोरी ना प्रकट हो जाए। ये सोचता हुआ मैं घर से थोड़ा आगे ही बढ़ा कि मुझे सुधा का ख्याल आया। सुधा, वो उसका स्वभाव ही ऐसा, उसकी प्रकृति ही ऐसी। और अगर वो अपनी सहेलियों के दाम्पत्य जीवन को देखकर मुझसे भी वैसी अभिलाषा रखती है तो इसमें गलत क्या है? आज अगर उसने मुझसे तेज आवाज में बात कर ली तो भी क्या, लोगों के घरों में होता है। अगर वो मेरी बात नहीं समझ रही थी तो मैं तो सहज था, मुझे उसे अपनी बात समझानी चाहिए थी। और अगर आज मैं घर नहीं पहुंचा और मुझे ना देखकर वो चिंतित होगी, मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहां से चला गया तो मैंने अपने दोस्त से वादा किया कि जब वो लौट कर आएगा तो मैं यहां उसका इंतजार करता मिलूंगा। और कल्याणी भी कितनी उम्मीदों से वो कॉपी भेजेगी जिसमें उसने अपनी बेटी के चित्र बना रखे हैं। मैं करूं तो क्या करूं? अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि एक चिट लिख देता हूं अपने दोस्त को कि तुम लोगों के जाने के बाद अचानक मेरी तबीयत मुझे खराब लगने लगी तो मैं घर चला गया, मैं किसी और दिन आऊंगा। ये सोचकर मैंने चिट लिखी। ये चिट लिख करके मैं खड़ा ही हुआ था कि देखा तो सामने मेरा मित्र शशिधर, भाभी जी और कल्याणी खड़ी थी। वही अध्ययनशील, स्वप्निल,
तीखे नैन नक्श, छरहरी, कल्याणी। भाभी जी और मेरा मित्र कल्याणी को कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। मैंने अपने आप को समेटा और कल्याणी की तरफ गया। ये पैकेट आपके लिए। दिशा, ये कविता संग्रह मेरे लिए। ये कविताएं तुमने लिखी हैं और मुझे समर्पित की। इस कॉपी में क्या है? ओहो, तो इसमें तुमने अपनी बेटी के चित्र बनाए हैं। क्या बात है। एक चित्र में तुमने हंसती हुई आंखें बनाई, उसके आगे एक बड़ा सा शून्य, उस पर क्रॉस बनाया है, उसकी जगह पर प्रकाश पुंज बनाया है। दूसरे चित्र में स्वप्निल आंखें और आंसू की दो बूंदें पीछे की ओर ढलका दी। और तीसरे चित्र में अपनी बेटी के हाथ में एक कलम दिया है, कुछ किताबें और कॉपियां, और साइड में करीने से कॉपी किताब सजी हुई। बगल में एक युवक खड़ा है, हाथ में दिया लिए हुए, और शीर्षक दिया है दिशा। कई दिनों से एक विश्वास सा था कि जब आप मिलेंगे तो आपको ये सब दिखाऊंगी। एक दिन मैंने आपके बनाए चित्रों को काट दिया था, उनमें निराशा का शून्य भर दिया था। बस तब से ही आपके लिए मेरे मन में बड़ी ही चिंता थी, पर एक विश्वास भी था कि जब आप मिलेंगे तो आपसे माफी मांगूंगी और आपकी आस्था आपको लौटा दूंगी। आप अपनी पत्नी से नहीं मिलवाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा, और तुम्हें भी अपने घर बुलाऊंगा। सुधा शशिधर से, भाभी जी से और तुमसे मिलने जरूर आएगी। आज मैं मीता के समक्ष बहुत छोटा हो गया था। उसने प्रेम के बिछोह को अपनी शक्ति बना लिया था, और मैं उस बिछोह की पीड़ा और उसकी स्मृति को भूलने की कोशिश करता रहा। मैं नैतिकता और अनैतिकता के अंतर्द्वंद में अपने प्रेम को छोटा करता रहा। सच में प्रेम की शक्ति बिछोह में अधिक बढ़ जाती है। प्राप्ति पर प्रेम भौतिक हो जाता है और दूर रहने पर स्वर्गीय और अलौकिक रहता है। उसकी शक्ति में जीवनदायिनी, उसकी पीड़ा में जीवनदायिनी शक्ति। प्रेम का विश्वास ही जीवन की प्रेरणा है। आज मैं सुधा के लिए उसकी पसंद की साड़ी लेकर जाऊंगा। आज मुझे जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मुझे किताबों से नहीं मिल सका। सच कहूं तो अब मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं।
गायिका पद्मश्री डॉक्टर विद्याबिंदु सिंह जी और मंच पर नजर आए अमरीश बॉबी, सुनीता मेहरा और मिली कुची। बहुत ही खूबसूरत थी ये कहानी, बहुत ही यथार्थ को दिखाती हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम हमेशा ही आभारी हैं अपने सहयोगियों के, जो हमको समझते हैं, हमें सहयोग करते हैं। और हमारे ऐसे ही दो सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। स्टैनफोर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर अशरफ खान और डॉक्टर इरम खान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां हमें सहयोग करने वाले ऐसे लोगों के लिए। और एक बार फिर मैं मुकुल सिंघल जी को और राकेश सर को मंच पर बुलाना चाहूँगी। हमारे कुछ कलाकार जिनको स्नेह चिन्ह थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो शुभ सर से मैं गुजारिश करूँगी कि कृपया मंच पर आएँ, क्योंकि इसके बाद एक और विशेष चीज़ है जो आप तक पहुँचनी है कहानी के पहले। और सबसे पहले मैं ज्योति सिंह को बुलाना चाहूंगी। ज्योति सिंह, अभी थोड़ा जल्दी करेंगे इस काम को। अभिजीत पांडे, सत्यम पाठक, अभिजीत पांडे, जितना संगीत आप सुन रहे हैं हमारी कहानी के कार्यक्रम में, इस सब का संचालन, इस सब का लेखा जोखा जो भी है वो अभिजीत के हाथ में है। सत्यम पाठक, इसके बाद प्रखर द्विवेदी, सौरभ सिंह, नीलेंद्र कुमार, मोहम्मद फैसल, तरुण कुमार यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मुकुल सर, थैंक यू राकेश सर, थैंक यू अशोक सर, और हमारे कलाकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अब एक और बात, हम सब जिन कहानियों से रूबरू हो रहे हैं, जिन कहानियों को आप मंच पर देख रहे हैं सजता हुआ, समझता हुआ, उसमें से बहुत सी कहानियां उन लेखिकाओं की हैं जो अभिव्यक्ति संस्था से जुड़ी हुई हैं, और एक अच्छा रिश्ता, एक गहरा रिश्ता बना हुआ है हम सबका। लेकिन आज एक और बात है, जब अभिव्यक्ति की बात है तो प्रेम की अभिव्यक्ति की भी बात है। और हमारे साथ जो पदाधिकारी मौजूद है अभिव्यक्ति के, उनका मन था मिल के समाज में कुछ बहुत अच्छा और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आज अलका प्रमोद मैम, अमिता दुबे मैम और हमारी शारदा लाल मैम यहाँ मंच पर हैं। मंच कृति की ओर से मैं बहुत धन्यवाद दूंगी आप लोगों को। आपके प्रेम भाव के लिए, आपके सम्मान भाव के लिए शब्द तो नहीं है, लेकिन हाँ मन बहुत प्रसन्न है। आप सबको यहाँ मंच कृति और अभिव्यक्ति एक साथ अभिव्यक्त हो रहे हैं, इससे सुंदर क्या हो सकता है।
जितनी मेहनत हमने करी है, हम कलाकारों ने करी है, उसका जो बेस है करते हैं और अभिव्यक्ति की वजह से हम आज ये मंचन कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सारी की सारी कहानियाँ 2 4 5 छोड़ दी थी तो सब अभिव्यक्ति की ही लेखिकाओं ने लिखी हैं। और इन कहानियों को हम तक पहुंचाने मैं रत्ना कौल जी का बहुत बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने ये अगस्त में हमको ये कहानियाँ दी थी और इतना बड़ा बंडल 2-3 बार में वो लेकर के मेरे पास आई थी और हम अगस्त से लेकर के और दिसंबर तक कहानियों पर कार्य करते रहे और 1 जनवरी से हम लोगों ने अपना पूर्वाभ्यास आरंभ किया था और उसके बाद आप लोगों का जो सहयोग मिला उसके लिए भी हम बहुत बहुत आभारी हैं।